मेरा नाम प्रतिभा है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव में एक बड़ी ही अजीब रिवाज था। अगर लड़की शादी के 5 महीने बाद तक प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। यह बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मेरी भाभी को भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। उसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी भाभी से यह राज पूछा तो भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, बल्कि उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वह रोते हुए कहने लगी, तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और रोते हुए बताने लगी कि भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भाभी की बात सुनते ही डर गई थी, लेकिन जब 6 साल के बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उसके बाद तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई थी। मेरा नाम प्रतिभा था, लेकिन मुझे मेरी फैमिली में प्यार से कम्मो बुलाया जाता था। किसी ने भी किस मुझे प्रतिमा नाम से नहीं बुलाया था। ये नाम मेरा मेरी दादी ने रखा था। मेरी दादी मुझे प्यार से कम्मो बुलाया करती थी। उसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कम्मो कहकर पुकारते थे। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए मैं घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरी पिता की अपनी एक लॉन्ड्री की दुकान थी। हम गांव में रहते थे, फिर भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो धोबी से कपड़े धुलवाया करते थे। यह कह लो कि मेरे पिताजी धोबी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे आइडिया हुआ कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिसको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया करते हैं। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनका दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता था और उनकी शादी के बारे में पहले से ही सोच विचार करके कर दिया जाता था। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती थी तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी और शादी भी अपने ही गांव में की जाती थी। आज तक किसी कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। अगर लड़की हमारे गांव की बाहर होती तो उसकी शादी हमारे गांव के ही लड़के के साथ की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के प्रेगनेंसी के बारे में आगे पूरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को रिश्ता लेकर भी हमारे गांव में भेज दिया था। और वह लड़का कहता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इस लड़की से करा दीजिए। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया था। अगर वहाँ शादी हो गई तो पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। लड़का काफ़ी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने लड़के को अपने घर के कमरे में ही बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वह लड़का
काफ़ी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। कुछ दिन के बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। मैं उस टाइम छोटी थी, इसलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी और ना ही अपने गांव की इन रस्मों रिवाजों के बारे में कुछ आगाह थी। मैं बस 4th क्लास तक ही पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिया था कि मैं 4th क्लास तक भी बड़ी जिद से पढ़ी थी। मेरे परिवार वाले तो मेरा स्कूल में एडमिशन ही नहीं कराना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की और जिद करती तो मेरे पिताजी कहते बस यही तक बहुत हुआ, हमारे गांव में यह सब नहीं चलता। मैं बहुत रोई थी और बहुत तड़पी थी, मगर मेरे पिता पर कोई असर नहीं था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस दी कि सब गांव वाले हमारे गांव के फेमस तांत्रिक को बहुत मानते हैं। तुम तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश करवा आओ तो तुम्हारे पिता जरूर मानेंगे। ऐसे ही एक दिन मैंने सब घर वाले कहीं गए हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आई और मैंने आज से पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। बस इतनी जानती थी कि वही पूरा गांव और गांव के लोगों पर अपना राज चलाते हैं और सब लोग उनकी ही बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे पिता से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने की भी परमिशन मिल जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता है। जैसे ही मैं इस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से ही आवाज़ लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। वो मुझसे पूछने लगी कि इतनी कड़ी धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैंने उसे सारी बात बताई। कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझे कहा तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए एक टीचर मिल गया था। उनका नाम अवनी था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते थे तो मैं अवनी मैम से पढ़ने के लिए आ जाती थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियाँ दी थीं। अवनी मैम को देखकर लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। अपने घर में शायद वह अकेले ही रहती थी, क्योंकि मैंने उनके घर में उनके अलावा कभी किसी और को नहीं देखा था। अवनी मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट होते थे। गांव की सारी औरतें पुरानी साड़ी पहनती थी, लेकिन अवनी मैम अच्छे अच्छे सूट पहनना करती थी। वो बोलती थी कि मेरा मन करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊं। उनके बोलने का स्टाइल और उनका गेटअप मुझे बहुत पसंद आता था। पूरे 5-6 साल में अवनी मैम के पास चोरी छुपे पढ़ाई के लिए जाती रही। अगर मैंने घर में किसी को कुछ भी शक होता तो मैं अपनी फ्रेंड के घर का कहकर अवनी मैम के घर पढ़ने के लिए पहुंच जाती थी। अवनी मैम ने मेरा 9th और 10th का एग्ज़ाम भी दिलवा दिए थे। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। अवनी मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, लेकिन मेरी वजह से वह खामोश रही।
उन्होंने इस बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया। मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारे पिता और भाई ने तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हें भैया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारी में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं चाहती हूँ भैया की शादी में अवनी मैम को भी बुलाया जाए। यह सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताया भी मत कि तुम उस अवनी को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ संबंध खत्म कर रखे हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? क्योंकि बहुत इज्जत दिया करते थे और उनका बहुत मान किया करते थे। तांत्रिक बाबा को पंच भी माना जाता था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव के पापा तक प्रेग्नेंट नहीं होती, उसे तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन के भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। अवनी मैम बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट थी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए शादी के बाद जब वह प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में उनके सारे परिवार वाले और उनके ससुराल वालों ने उससे सारे संबंध खत्म कर लिए थे और उनको उस घर में बंद कर दिया था। यह सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब लगा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया की शादी और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो रही थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर आ गई। वो हमारे घर में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मगर भाभी घर में आते ही मैंने मेरी भाभी को ही अपना दोस्त बना लिया। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत होनी शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत कुशील और संस्कारी भी थी। वह सारा दिन भगवान की पूजा में ही गुजार दिया करती थी। मैं उनसे पूछती तो वह कहती कि प्रार्थना किया करो, भगवान मुझे जल्दी से जल्दी औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन भी की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के 3रे महीने में ही मेरी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी। मगर मेरी भाभी की गोद अभी तक सूनी थी। मैंने अपनी भाभी को समझाया, बारे में भैया से कहो, वह आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा देंगे, इसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाइएगा। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता है, सिर्फ तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती, बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरत ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया कि तुम बहू को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलो। भाभी बहुत डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने आ गई थी। मैंने माँ से कहा कि जब भाभी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो उनको ज़बरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी छोटी हो, इसलिए इन बातों को मत पढ़ो। अगर यह तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर भाभी घबरा गई और बुरी तरह से डर गई।
उसके बाद रोती हुई भाभी तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझसे गले मिलकर गई थी। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी परेशानी हुई कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है ना। जाने भाभी इतनी क्यों डर रही हैं। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी को ऐसे बच्चा कैसे हो सकता है। मैंने अगर होनी मैम से शिक्षा हासिल न की होती तो शायद मैं भी इस बेतुकी बातों का शिकार हो ही गई होती। होनी मैम की दी हुई सीख मुझे अच्छी तरह से याद है कि संतान देना और न देना सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो फिर यह बाबा क्या करता है। भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर गए थे। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि एक दिन मैं चोरी छुपे घर से निकल गई ताकि जाकर भाभी का हालचाल मालूम कर सकूं। वह तांत्रिक बाबा के सबसे आखिरी कोने पर रहते थे। मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से चली गई थी। वह एक बड़ी सी कोठरी थी जिसके आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उस कमरों में काफ़ी सारी औरतें मौजूद थी। मैं हर कमरे में खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिर 3-4 कमरों के बाद एक कमरा आया जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहां से मुझे भाभी नजर आ गई थी। वो जमीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज़ दी तो भाभी मुझे देखकर चौंक सी गई थी। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। मैं 2 दिन के बाद खुद ही आऊँगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान सी लग रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर लेकर आ गए। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़े हुए थे और वह पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। मैंने कहा, माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसा कहते ही अफसोस से सर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसे भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई जब 1 महीना गुजर गया। उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो सारे गांव में मिठाई बांट रहे थे और खूब खुशियाँ मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। यह सब कुछ मेरी सोच से भी ऊपर हुआ था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, इन सब का क्या राज है? ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर वह तांत्रिक बाबा औरत के साथ ऐसा क्या करता है कि औरत इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है और आप भी प्रेग्नेंट हो गई? ये सब मेरे सोच से ऊपर था। मैं यह सब का क्या राज है भाभी? मैंने भाभी से पूछा, ऐसा कैसे हो गया? आखिर वह तांत्रिक बाबा औरत के साथ ऐसा क्या करता है कि औरत इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है और आप ही प्रेग्नेंट हो गई? ऐसा कैसे हुआ? बताओ ना भाभी। वहाँ उसकी कोठरी में आपके साथ क्या हुआ था? मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वह अपने आंखों से आंसू भरकर कहने लगी, मुझसे यह सब मत पूछें। मैंने भाभी का बात जिद की तो भाभी ने बस इतना ही कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें डिटेल में नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि इस रिवाज ने मुझे समेत कई लड़कियों की ज़िंदगी पर बात की है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर ऐसा होता है। मैं भी भाभी की बात सुनकर डर गई कि आखिर ऐसा क्या जुल्म हो गया मेरी भाभी पर। भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदास ही देखा था। 9 महीने पूरे हुए और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। भाभी की बेटी दिखने में तो बिल्कुल भाभी पर ही गई थी, लेकिन चौंकाने की बात तो ये थी कि संतान की मिन्नतें और प्रार्थना करने वाली मेरी भाभी, जब उनको संतान हुआ तो वो उसको देखने तक नहीं जाती थी। लगता ही नहीं था कि यह उनका
अपना बच्चा है वह तो उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती थी। माँ ही उसे संभालती थी और मैं ही उसे संभालती थी। मैं कभी कभार उनसे बोल भी देती थी कि बेटी तो आपकी है, उसे आप देखभाल क्यों नहीं करती? आपकी बेटी हमेशा हम लोग ही क्यों संभालते हैं? हमसे ज़्यादा वो आपकी बेटी है। मगर वो शायद दिमागी मरीज ही बन चुकी थी। हंसकर कहने लगी, उसे वहीं उस कोठरी पर ही छोड़कर आओ। मैं क्यों उसे हाथ लगाऊं? मैं तो गंदी हो गई हूँ। मेरे साथ गंदा काम किया गया है, पता नहीं क्यों। मगर मुझे यही लग रहा था कि जब से भाभी तांत्रिक बाबा के पास से आई हैं तब से ही वो बहुत अजीब सी बातें करने लगी हैं। मुझे भाभी की हालत बहुत तरस आ रहा था। वह हमेशा खोई खोई सी रहती थी और अब तो बिल्कुल ही अपने होश हवास खोने लगी थी। माँ रोज परेशान होकर कहने लगती कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने यह बात हुई तो उन्होंने दोबारा तांत्रिक बाबा के जाने के लेकर जाना पड़ेगा। यह बात सुनकर वो पूरी तरह से डर गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना है। वह डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वह ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी भाभी ने माँ ने बड़े गर्व के साथ पूरे मोहल्ले के लोगों से बोला, बस तांत्रिक बाबा के नाम लिया है और हमारी बहू ठीक हो गई है। इससे बढ़कर उनके चमत्कार का सबूत और क्या होगा? मगर मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मैंने एक दो बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, तांत्रिक बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया? मगर वह हंसने लगी, तुम फिर मत पूछो, फिक्र मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी हो गई होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि भगवान न करे मुझे इसके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए और मेरी एक पक्की सहेली की शादी हुई और वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेज दिया गया। मगर वो तो वापस आई तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मुझे लगा वो अभी भाभी की तरह उदास, परेशान और हैरान आएगी। मगर मुझे कोई भी कहानी सुनाई मगर वह तो कहने लगी उस पर तंत्र मंत्र का और झाड़ फूक का प्रयोग किया था और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर उसके साथ 5 दिन गुजारे थे। उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और ज़्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। वो अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में कैसे हो सकता है? मैं बहुत उलझन में थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया था। जल्दी ही मेरी शादी भी कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे इंसान थे। सब लोग बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी होगा। मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए थे पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तभी मेरे घर अनजान अनजान औरतें आती थी और बोलती थी कि आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ। तब ऐसे ही देखते देखते 5 महीने तक बीत गया और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। तांत्रिक बाबा के पास ले जाने में इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी मैं और परेशान होकर अपना ओनी मैम के पास जाकर चली गई। उन्होंने बोला कि तुम डॉक्टर के पास चली जाओ और अपना चेकअप करा लो, नहीं तो तुम्हें 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं यह राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, ऐसा तो मेरा भांडा फूट जाएगा और 5 महीने के बाद सबको पता चल जाएगा कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं। जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूँगी? ओनी मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहाँ जाने से मना कर दो। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि आपकी तरह मुझे भी घर के अंदर कैद कर लिया जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। ओनी मैम ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं हो जाऊंगी, तांत्रिक बाबा के पास ज़रूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है और अपनी सास
को भी कह दूंगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरे सास और गांव की 2 महिलाएं मुझे अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा की कोठरी पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते में मुझे मेरी भाभी मिली, जो मुझे इशारों इशारों में वहां जाने से मना कर रही थी। वहाँ मत जाओ, मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चल रही कशमकश और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे बाहर जाने का कोई डर खौफ भी नहीं था। मैंने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा, हैरान से रह गई। ये वो माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें गीता और पाठ पाठ पढ़ती हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। मैंने इससे पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। मैंने उसे सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई। उसके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था। वह आंखें बंद कर कर बैठा हुआ था। उसके पास लोग जाते और वह उन पर कुछ पढ़ता और फूंक रहा था। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। भाभी तो कुछ अलग ही बता रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान रह गई थी। मेरे साथ मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर एक कमरे में बंद अंदर छोड़ गई थी। ये कमरा बहुत छोटा था, सिंपल था और चारों तरफ से चादर बिछी हुई थी। हर तरफ मोमबत्ती लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी ही रोशनी थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा था। यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र फूकी झाड़ फूकी किया जाता है, औरत का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि तुम 5 दिन के बाद लगातार यहाँ पर रहना है और मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गया था। रात के टाइम मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की की आवाज़ कमरे में आने तक कोई और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था और न ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उसके पास ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए शायद मुझे सुबह बुलाया जाएगा। यही सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई। मैं बहुत गहरी नींद में थी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में बस सब आने लगा जो मेरी भाभी कह रही थी। इससे पहले कि शोर मचाती, जो अंदर आदमी आया था वो अपने हाथ में मोमबत्ती भी लिया हुआ था। उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मैं कुछ सुकून हुई। वह तो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगी कि तुम अपने पत्नी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वो कहीं अकेले रात को यहाँ पर डर न जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। मुझे यह सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई कि वह तांत्रिक बाबा ऐसा नहीं है जैसा मैंने उसके बारे में बचपन से सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे पति को सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ झाड़ फूँक करने लगा। उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए और उसके बाद पति मुझसे मेरे ही कमरे में बने हुए मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर रात हुई तो फिर से मेरे पति मेरे पास आ गए थे। मैं वहाँ पर सारा माहौल देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे पति ने इतने ढेर सारे पैसे इस तांत्रिक बाबा को क्यों दिए थे। वो कहने लगे उनकी कोई फीस नहीं थी, फिर भी वो इतने सारे पैसे उन्हें क्यों दिए थे। वो बोले, अरे पागल, तांत्रिक बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं, लेकिन यह मैंने अपनी खुशी से उनको दी है। ये रकम को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे हैं ना, वो यह सब अपनी खुशी के और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दे रहे हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में तांत्रिक बाबा का नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चला। मुझे वहाँ पर
पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकते भी आते थे, लेकिन मुझे नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठ निकली थी। वो तो ऐसे ही रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ जुल्म किया जाता था, जबकि मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पूरे 5 दिन वहाँ पर गुजारे और उसके बाद अपने घर वापस आ गई। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, पर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी के पाप के कुछ ज़्यादा ही किए हैं, तो तांत्रिक बाबा के इलाज का बावजूद भी इन दोनों माता पिता नहीं बन सकते हैं। मैं बहुत परेशान थी और इसी परेशानी में अपने माता पिता के घर चली आई। वहाँ पर भाभी भी मौजूद थी और अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुम्हें अपना शौक पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहाँ पर मत जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की सारी बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने भाभी से गुस्से में कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं होता है जिसको बात बात पर आप इतना रोया करती थी। तो तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोग का इज्जत बहुत ईमानदारी के साथ करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई अब तक? और बाकी की लड़कियां वहां जाने के बाद प्रेग्नेंट क्यों हो गई और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास ही गई थी ना। मेरे पास भाभी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए चुप रही। भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गांव के लोग डॉक्टर के पास नहीं बल्कि उस तांत्रिक के पास ही जाते हैं। मैंने आपकी ही बातों पर यकीन नहीं किया था और वहाँ पर चली गई ताकि वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा हो रहा हो इसके बारे में सारी सच्चाई का पता लगा सकूं और गाँव वालों को बता सकूं, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ी नज़र नहीं आई थी। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज़ तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी कि अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चली जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो भी यह सारे गांव वाले तुम्हारे दोबारा वहाँ भेज देंगे। तुम्हें इतना मजबूत कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अब मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी यह सारी बातें लिख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर डर गई और अपने घर मतलब कि अपने ससुराल को वापस आ गई। लेकिन अब की बार तो वही हुआ जैसे भाभी ने कहा था। रोज रोज मेरे घर 2 औरतें हमेशा आती थी और मेरी सास को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती थी कि ये लोग ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए अभी तक माता पिता नहीं बन पाया है, इसे फौरन तांत्रिक बाबा के पास इलाज के लिए भेज दो। रोज़ हमारे घर में ऐसा लगा ही रहता था, क्योंकि अब मेरी सास ने के तेवर भी बदल गए थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच्ची निकली थी, इसलिए मैं डर रही थी। मैं और मेरे पति वहाँ पर चले गए तो तांत्रिक बाबा हमसे कहने लगा, तुम्हारे पति के पाप तो बहुत कम है लेकिन तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा है, इसलिए पश्चाताप करना होगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के आगे रो रो कर अपने पापों का पश्चाताप करना होगा, जिसके लिए तुम्हें पूरी लगातार 3 दिन और 3 रातें ये कमरे में अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना ही करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, इसमें मेरे पति भी मेरे साथ होंगे ना? लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं, इस बार तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा और न ही कमरे में कोई और रुकेगा। ये बात सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गया। भाभी की कही हर बात सच्ची निकली थी।
क्या सच था और क्या झूठ, वो सब मेरे सामने आने लगा था। वो जो मैं अपने आंखों के पीछे पिछली बार देख चुकी थी वो सच था या फिर अब सच। ये सब सच है। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर वहाँ से चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नज़र आ रहा था। लेकिन मैं उठकर कमरे से चली गई जहाँ पर मुझे तांत्रिक बाबा ने रहने को कहा था। मैं दोबारा वहीं पे आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं आना चाहती थी और इस बार भी नहीं आना चाहती थी। मैं कमरे में आ गई थी क्योंकि हालात ही ऐसे हो चुके थे, क्योंकि मैं चाहकर भी भाभी की कुछ कर नहीं पा रही थी। तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डरकर पीछे हट गई और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे ना? तांत्रिक बाबा कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो आया हूँ। तुम ज़रूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाओगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। मैं तुमसे जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा दरिंदा है, इंसान के रूप में एक छुपा हुआ भेड़िया जो लोगों के साथ इतना गलत करता है। उसने मुझे गलत काम करने के लिए कहा था। मैंने जब इनकार किया तो वह कहने लगा, इस बात से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। रोज़ लोग तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरी तरह से फंसा दिया था और इमोशनल करने लगा था कि मैं और करती भी क्या। मैं उसकी बात मानने के बारे में सोचूं तो खतरनाक हंसी हंसने लगा। मैं अब सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा, यकीनन तुम्हारे पास जो औरत आती होगी तुम उसके साथ भी यही सब करते होगे और तुम्हें यही सब से बोल के ब्लैकमेल करते होगे, इसलिए वह बेचारी चुपचाप तुम्हारी बात मान जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने के खातिर इस गलत काम करने को तैयार हो जाती होंगी। वह तांत्रिक बाबा कहने लगा, ऐसा ही है। जो लड़की मेरे पास आती है वो ज़्यादा ही बेबस और लाचार होती है, जमाने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ बच्चा पैदा ना हो तो उनका तलाक भी हो जाता है। इसी डर से वो मेरे पास आती हैं और मेरे बच्चों की माँ बनकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा लेती हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम गांव वालों को धोखा देती हुई यह रस्म रिवाज के नाम पर तुमने बहुत सी औरतों के साथ गलत किया है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। वह हंसने लगा और कहने लगा, ये रिवाज की शुरुआत मेरे पिता ने की थी और वह अच्छी खासी कमाई करते थे और इलाज के नाम पर अय्याशी भी कर लिया करते थे। यह गाँव वाले बहुत मासूम लोग हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना भी आसान है, क्योंकि इनको बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता। यह लोग तो पहले ही बेवकूफ़ हैं। अपनी बहू बेटियों और पत्नियों को गैर मर्द के हवाले छोड़कर चले जाते हैं। मैं इस आदमी की बात सुनकर शॉक्ड रह गई। उसने मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जो हैरान कर देने वाली थी। जो आदमी की जिसे सारे गांव वाले अपना सब कुछ मानते थे वो इतना घटिया इंसान है, मैंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब पहली बार मैं आई थी तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग अलग था। अब उसने अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाई? मैंने उससे पूछा तो उसने बोला उसकी औरतें पूरे गांव में फैली हुई हैं, जो एक तो मेरे बारे में लोगों का भरोसा जीत लेती हैं और दूसरा वो जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उन लड़कियों की सास और ससुराल वाले के दिमाग में यह बात बैठाती हैं कि वो उनको मेरे पास लेकर आ जाएं। इन्हें औरत की खबर से मुझे पता चला कि तुम
इस नीयत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको, इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी के हुलिये भी बिल्कुल बदल लिए थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही उस औरत को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वह ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम दोबारा से यहाँ पे आओ। और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा आना ही पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ कितना बुरा हो जाता। तुम्हारे साथ सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तुम एक बार पहले भी मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की हो और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की हो, पर तुम्हारे गांव वाले तुम पर भरोसा नहीं करते और करेगा भी कौन। सब मुझ पर इतना भरोसा और विश्वास करते हैं। ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। वह बहुत खुश हुआ कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली है, मगर मैं उसे थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दे को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो तो यही सोच रहा था कि एक मामूली सी लड़की आखिर ऐसे बाजी कैसे पलट सकती थी। मैंने कमरे में बहुत सारे दरवाजे की जगह पर्दे लगे हुए थे। मैंने अपने गांव वालों को उसके पीछे छिपा रखा था और ये सारी बातें मेरे गांव वाले भी सुन रहे थे, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए थे। और मैं जानती थी कि कोई मेरे बात पर भरोसा नहीं करेगा, पर मैं अपने गांव के कुछ 2-4 लोगों को अपने पास अपनी बात मनवा कर लेकर आई थी कि वो मुझ पर भरोसा करे। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। और वो लोग मेरी बात मानकर वहाँ पे छुपे हुए थे। उसमें मेरा पति भी शामिल था। और जब मेरे पति को बाबा की सच्चाई के बारे में पता चला तो वो और मेरे गांव वाले मिलकर बाबा की बहुत कुटाई किए और उन्हें जेल भेज दिया गया। और मेरे गांव की परंपरा जो बरसों से चली आ रही थी, आज जाकर ख़त्म हुई। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।